हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यह जो हम लोग देख रहे हैं यह एक यूटोपिया है जो कि फ्रेडरिक सरियू के द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने सबसे पहले यहाँ देखेंगे किसने, फ्रेडरिक सरियू ने। कब? तो 1848 में। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और इसमें उसने सपने का एक संसार रचा जो उसके शब्द में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1848 में कहाँ के कलाकार थे? वो फ्रांस के कलाकार थे। कौन थे? फ्रेडरिक सरियू ने। उन्होंने कितने? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। जो श्रृंखला थी उसमें वो सपने का संसार रचा जिसको हम लोग यूटोपिया कहते हैं और जिसका साकार होना लगभग नहीं के बराबर होता है। और इस श्रृंखला में पहले चित्र जो ऊपर दिए गए हैं वो उसी श्रृंखला का पहला चित्र है और यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। ये जो पहला चित्र है इसमें यूरोप और कहाँ के? अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो पहला आप चित्र ये वाला देख रहे हैं इसमें जो है ये अमेरिका के लोग और यूरोप के लोग दिखाए गए हैं जिसमें एक लंबे कतार में ये लोग ये स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर जाते हुए दिखे जा रहे हैं। अब आता है कि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। आप भारत में भी देखेंगे कि जैसे यहाँ पर भारत माता का चित्र बनाया गया था, ठीक उसी तरह वहाँ पर जो है स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में बनाया गया था। और यहाँ पर आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक हाथ में ज्ञानोदय का ये वाला जो है ये मशाल है और यहाँ पर एक घोषणा पत्र है। ठीक है, अब आता है कि प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये जो निरंकुश संस्था था उसके जो कुछ अवशेष हैं ये क्या है? बिखरे पड़े हैं। अब आता है कि सरयू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। अब आता है कि स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे एक जुलूस का नेतृत्व कर रही है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। अगर आप इससे आगे देखिए ये वाला जो आगे ये जो चित्र है ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही ये स्वतंत्र हो चुके थे और इसके पीछे यूरोप के अलग अलग देश का ये आप झंडा देख सकते हैं। ठीक है, और अब आता है कि फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है और उसके पीछे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की थी जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है और जिसमें अनेक जर्मन भाषाई रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। और आता है यहाँ पर कि जर्मन के लोग के बाद ऑस्ट्रिया जो 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग पीछे आपको दिखेंगे वो
फ़ोटो को आप अगर बढ़िया से देखिएगा तो इसमें आपको लगातार ये है, ये है, ये है, ये सभी कोई न कोई देश का झंडा लेकर के पीछे एक कतार में खड़े हुए हैं। अब आता है कि ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। ऊपर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो ये आपके ईसा मसीह हैं, फरिश्ते हुए या कोई भी जो है, यहाँ से सब ये लोग देख रहे हैं। और ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये इस चीज़ का प्रतीक है कि यह सब भाईचारे का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। और इस अध्याय में ऐसे विषय उठाए जाएंगे जिसकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। और इस परिवर्तन से अंततः यूरोप में बहुत से राष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज का उदय हुआ। अब आता है कि यूरोप में जो है एक ऐसे आधुनिक राज की गतिविधियां और विचार विकसित हो रही थी जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। जहाँ पर एक केंद्रीय शक्ति थी, जो भी राष्ट्र राज उदय हो रहा था वहाँ पर एक केंद्रीय शक्ति थी। ठीक है। अब आता है लेकिन राष्ट्र राज में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास था, विरासत की भावना थी। अब आता है कि साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के लोग यूरोप में राष्ट्र राज और राष्ट्रवाद यह अस्तित्व में आए। ठीक है। अब हम लोग फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र राज का विचार जो है वो कल पढ़ेंगे। अब कुछ जैसे शब्दावली हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है? तो देखिए, निरंकुश का मतलब जनरली होता है कि जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, और एक ऐसी सरकार जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, वह अपने मन से ही मतलब कुछ भी कर रहा हो। ठीक है। और कल्पनादर्श यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है जो कभी भी साकार नहीं हो सकती है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, जो कि मैं आगे भी आप लोगों की इस तरह की वीडियो बना करके दे सकूं।